So good evening. So in the last lecture we have already discussed about the basic introductory lecture about the semiconductor. Okay. So in that semiconductor we have discussed about the different types of means the classification of semiconductors. In that we know that the elemental semiconductor like silicon and germanium, there is a inorganic as well as organic polymers types of semiconductors are there. Hello. Okay. So उसमें हम लोगों ने देखा कि बेसिकली वहां पे लैटिसेस फॉर्म हुए थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अरे यार ओके। सो उस केस में हम लोगों ने देखा कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए थे किसके, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। इट मींस दैट जनरली वी कैन कॉल इट एज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। ओके। तो वहां पे हम लोगों को पता चला था कि उसका ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए जो आउटर ऑर्बिट में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे और रोटेट कर रहे थे, वो हमारे नेबरिंग 4 एटम्स के साथ क्या करेंगे, हमारे अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और कोई भी एक एटम अपना ऑक्टेव कंप्लीट करके सामने आएगा, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या फॉर्म होता है, हमको पता हुआ था कि कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको वहां पे तोड़ने के लिए हमको क्या लगता है, एनर्जी लगेगी। एंड दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज थर्मल एनर्जी। मींस बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन, that particular electron which having the very high energy as compared to other electron, it come out from the pairing or the valency and it comes out to be that region। और वो किसमें पार्टिसिपेट होगा, आपके कंडक्शन मेथड में या फिर कंडक्शन प्रोसेस के लिए पार्टिसिपेट होगा। तो आज हम लोग उसी कंसेप्ट को लेके चलेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकलता है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बाहर निकलेंगे और कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेशन करेंगे। मतलब यहां पे 2 तरह के बेसिकली वहां पे जॉब होता है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। एक तो है वैलेंसी फुलफिल करना, वैलेंसी मेंटेन करना। दूसरी चीज हम लोगों ने देखी कंडक्शन को क्या करना, आगे लेके जाना। ठीक है। तो कंडक्शन में पार्टिसिपेट होना। तो बेसिकली अगर हम लोग किसी भी एक इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल एटम के बारे में देखें, दैट इज मोनो एटम। तो सिंगल एटम के लिए अगर हम लोग बात करें तो सिंगल एटम में कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग उस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो उस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच, दैट इज माइनस दैट कांस्टेंट 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग कांस्टेंट के से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट इज Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ZQ स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा हमारी एनर्जी। अब इस एनर्जी को हम लोग बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन चार्ज का नेचर जिस तरह से होता है, दैट इज माइनस चार्ज हो प्लस चार्ज हो, उसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन देते हैं। तो ये माइनस साइन के अकॉर्डिंग हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के, अब देखो यहां पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डील विद द एनर्जी लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। तो यहां पे हम लोगों ने एक नेगेटिव डायरेक्शन पे उसकी एनर्जी निकाली, किसकी, दैट इज एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊं तो ये इक्वेशन हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देता है। क्या देता है, ये मिलेगा हमको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है। अब यहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन हो हमारा, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमको यहां पे एक पता है कि उसके ऑर्बिटल नंबर्स हम लोग इस तरह से देते हैं, दैट इज 1s बराबर है, दैट इज 2s बराबर है, 1s1 2s2 हम लोग लिखते हैं, दैट इज 2p6 लिखेंगे, उसके बाद दैट इज 3s और 3p लिखते चलेंगे। ठीक है। तो अगर मैं इस लाइन को अगर यहां पे नीचे खींचूं तो आपको यहां पे दिखाई देगा इस तरह से, ये लाइंस आपको दिख रहे हैं किसके, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में वो बात करता है। ठीक है। अब देखिएगा यहां पे मैं लाइन खींचता हूं, ये किसके लिए लाइन बनी है, दैट इज 1s के बारे में बात करता है, ये 2s के बारे में, दिस इज 2p के बारे में, दिस इज 3s के बारे में एंड सो ऑन। अगर में हम लोग लाइन खींचेंगे तो आपको एक बात क्लियर होती है कि अगर हम लोग नीचे से ऊपर के डायरेक्शन पे चले तो एनर्जी लेवल में जो है बेसिकली क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो गैप नजर आ रही है, ये गैप ग्रेजुअली क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब सपोज वी आर गोइंग अपवर्ड इन दिस ग्राफ, if we go up in this graph, then the energy gap between any two lines is decreasing। क्या हो रहा है इसमें, लाइंस में क्या हो रहा है, जो लाइंस हमारे यहां पे एनर्जी के लाइंस दिख रहे हैं, क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। इसका मतलब यदि हम लोग बाहर के आउटर ऑर्बिट की तरफ अगर हम लोग धीरे धीरे चलते जाए तो इसका मतलब यह भी दिखाई देता है कि यहां पे सारे जो लाइंस आगे वाले लाइंस में मिलेंगे, सारे लाइंस क्या हो जाएंगे, मिक्सअप होते हुए आपको नजर आएंगे।
ठीक है, अब इसमें ध्यान देना, ये जो 1s 2s और 2p दिख रहा है, यहां पे आप ये ध्यान दे सकते हो कि यहां पे दिस ऑल इलेक्ट्रॉन दोज आर ऑर्बिटिंग इन दैट इज 1s 2s और 3p में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इज दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स से न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में रहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां से ही कहानी शुरू होते, कहां से 3s से लेके फिर 3p के बाद। तो इस केस में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एनर्जी बैंड के बारे में। अब देखो ये जो कंसेप्ट रहा है ये सिर्फ एक एटम के बारे में है, बट इन रियलिटी केस, या अगर आप रियलिटी में जाके देखो, देयर विल बी द कंप्लीट सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है, पूरा का पूरा आपका मटेरियल लेके चलोगे। इन दैट केस वी हैव द नंबर्स ऑफ एटम्स विच आर अरेंज इन अ रैंडम मैनर इन दैट एनी कंपाउंड, या फिर कोई भी एलिमेंट के इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा आपको एटम नजर आएंगे इन रियलिटी केस। अगर यही हम लोग डायग्राम किसके लिए निकाले, बहुत सारे नंबर्स ऑफ एटम के लिए निकाले बच्चों, तो यहां पे हमको एक समझ में आती है बात कि मैं इस तरह से एक लाइन खींचूंगा, ठीक, और यहां पे आपको नजर आएंगी कौन सी चीज, देखिए अगर मैं वही डायग्राम इसके लिए निकालू लाइक दिस, दैट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जो लाइंस आपको नजर आ रही है, ये लाइंस क्या होते नजर आ रही है, बोलो क्या हो रही है नजर, बोलो। ये सारे लाइंस इस केस में इस लाइन पे क्या हो रहे, बोलो इंटरसेक्ट हो रहे, क्या हो रहे, इंटरसेक्ट, बराबर है। अब यहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहां पे हमारी लाइन फर्स्ट आती दैट इज 1s, क्या बनेगा 1s, यहां पे बनता है हमारा 2s, बराबर, यहां पे हमारा बनता है क्या बनेगा, दैट इज धीरे धीरे कम होते जा रहा है दोनों के बीच का गैप, ये बनेगा 2p, और उसके बाद इसके ऊपर यहां पे आता है हमारा कौन, दैट इज 3s, बराबर है। इसका मतलब यह कि इस एनर्जी लाइन के ऊपर, इतनी एनर्जी लाइन के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या करेंगे, हमारे खुद के ऑर्बिट को छोड़ के बाकी वाले ऑर्बिट, मतलब साइड वाले एटम के साथ वो क्या कर सकता है, शेयर हो सकता है। इसका मतलब ये बात समझ में आई, मैं क्या बोलना चाहता हूं, दिस ऑल इलेक्ट्रॉन दोज आर फ्रॉम 1s 2s 2p, यहां तक जितनी भी रेंज रहेंगे, दैट रेंज विल बी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस। बट व्हाट अबाउट दैट इलेक्ट्रॉन दोज आर फ्रॉम 3s, ये सारे इलेक्ट्रॉन, दोज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू शेयर themselves with नेबरिंग एटम, साइड वाले एटम के साथ वो खुद शेयर हो सकता है, ये उसको अलाउ है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, बोलो। अब यहां पे ये इंटरसेक्शन ही क्या दिखा था, देखो इसकी जो आपको दिख रहा है ये वाला साइड वाला एटम, इसकी एनर्जी लेवल और इस वाले एटम का ये एनर्जी लेवल ऑलरेडी इंटरसेक्ट हुआ, और इसके अबाव जितने भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो क्या होंगे, शेयर होते हुए नजर आएंगे। बात समझ में आई। और यहां से मतलब 3s के आगे ही आपका क्या बनता है, एनर्जी बैंड का कंसेप्ट डेवलप होता है। बात समझ में। एंड अकॉर्डिंग टू एटम जैसे जैसे आपका मतलब क्या होगा, मटेरियल एलिमेंट चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहां पे जो लाइंस दिख रहे हैं, दिस लाइंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज, मतलब यहां पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, हल्का सा चेंज हो सकता है। यह बात समझ में आई। अब हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग अगर इसको थोड़ा सा देखो, ये जो आपको शेप दिख रहा है लाइक दिस, तो ये जो शेप दिख रहा है ये 3D, अगर मैं 3D का इमेजिन करूं तो अगर ऊपर से देखूं तो आपको इस तरह का शेप दिखाई देगा। बात समझ में आई। अब देखो यहां पे हम लोग निकालते हैं कि जैसे हमारा न्यूक्लियस, इसके अराउंड में हमारा कौन है, दैट इज 1s, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, दैट इज 2s, 2p को हम लोग डंबल शेप में निकालते हैं, याद होगा। उसके बाद हम लोग निकालते हैं कौन सा, दैट इज 3s। तो नेबरिंग एटम का ये रहा हमारा फिर से 1s, ये रहा आपका 2s, ये रहा आपका 2p, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बोलो, इसके ये जो रहेगा ये 3s। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है 3s के साथ आ रहे हैं, दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी अलाउ फॉर टू शेयर देमसेल्फ विद द नेबरिंग एटम। यहां तक समझ में आया। तो ये शेयर करते नजर आएंगे, उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी है। अब यहां से ही कंसेप्ट आता है बैंड का, ठीक है। अब किसी भी एटम के लिए तो हम लोग किसके तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज एनर्जी बैंड के तरफ। अब एनर्जी बैंड के तरफ अगर हम लोग बढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग समझ के चलेंगे सिंगल एटम के बारे में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की, बराबर है। अब सिंगल एटम के बारे में यदि हम लोग बात करें तो एटम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये रहा 1s, ये रहा आपका 2s, ये रहा आपका कौन सा, दैट इज 2p। और धीरे धीरे अगर हम लोग देखें इस तरह से, हमारे इस तरह से लेवल्स नजर आएंगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किस में स्टडी किया था, हम लोगों ने बोर्स वाले इसमें एनर्जी लेवल के बारे में देखा था।
तो हमको किसी भी पर्टिकुलर एटम का कोई भी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है उसके अकॉर्डिंग उसका एक डिस्क्रीट या फिर कॉन्क्रीट वैल्यू हम लोग बताया करते थे कि इतना इसमें क्या है -13.6 बराबर है -3.5 वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग उसकी वैल्यू नेगेटिव में बताया करते थे। व्हाई? बिकॉज वी हैव दैट नेगेटिव साइन हियर। चलो, सो फॉर सिंगल एटम 1s 2s 2p, उसके बाद बोलो 3s 3p एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक सिंगल एटम के लिए अगर हम लोग देखें तो सिंगल एटम के लिए इस तरह से बनेगा। तो फॉर अ सिंगल एटम हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी लेवल ओनली या फिर एनर्जी लाइन। लेकिन कोई सॉलिड के लिए अगर हम लोग बात करें कि जहां पे हमारे एक से ज्यादा एटम्स मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस के फॉर्म में एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हो, तो यही आपका 1s 2s 3p 3s ये जो रहेगा ये इस तरह से आपका क्या करेगा, फॉर्म करेगा लाइक दिस। तो अगर मैं इसका बनाऊं तो ये आपको इस तरह से नजर आएगा बेटा। ठीक है, और यहां पे अगर मैं निकालूं तो यहां पे आपको लाइन नजर नहीं आएगी, ये क्या आपको नजर आएगा, एक बैंड नजर आएगा। क्या नजर आएगा? बैंड। तो अगर बैंड के बारे में हम लोग बात करें तो यहां पे आपको क्लियर कट दिखता है, दैट इज 1s 2s 3s सॉरी 1s 2s 2p एंड 3s, इस तरह से एंड सो ऑन। बात समझ में आई? अब इस केस में आपको नजर आ रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन 1s में हो, 2s में हो, 2p में हो या 3s में हो, इसके कोई भी इलेक्ट्रॉन के यहां पे एक रेंज नजर आ रही है, ये वाली एक रेंज, और यहां पे दिख रही है आपको ये वाली रेंज। ठीक है, अगर इस रेंज के बारे में बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज 1s फॉर द किसके लिए, हायर एनर्जी लेवल फॉर 1s, और यहां पे होगा दैट इज 1s किसके लिए, लोअर के लिए। अब सर ये इस तरह के कैसे हो सकता है? बैंड ऐसा बनता है जिसमें 1s में जो एग्जिस्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर 3p में 2p में जो भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक अलग सा आपको एक रेंज नजर आता है, और ये रेंज ही आपको क्या बोलता है कि आपको बेल्ट की तरह नजर आ रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ दैट इज बॉन्ड या फिर बैंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बैंड। तो ये किसके लिए आ रहा? ये हमारे एक सॉलिड के लिए रहेगा, और इसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज एनर्जी बैंड बोलेंगे। क्लियर है? बैंड मतलब एक बेल्ट की तरह नजर आएगा। अब यहां पे आगे वाली चीज हम लोग समझ के चलेंगे कि ये जो बैंड फॉर्म हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है। कि जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी अगर हम लोग मान के चलो सिलिकॉन लेते हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं हम लोग? सिलिकॉन, लाइक दिस। ठीक है, अब यहां पे सिलिकॉन में अगर ले हम लोग तो हमको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, बराबर है, इस तरह से। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर मैं सिंगल एटम के बारे में बात करूं, मैंने फर्स्ट लेक्चर में मतलब कहां पे, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था कौन सी चीज, कि जो इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर रहा हो, सिंगल एटम का हो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, उसकी एक एनर्जी फिक्स होगी। बट अगर मैं किसी एक सॉलिड स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूं तो उसमें एक बात क्लियर होती है कि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ये जो है जो वैलेंसी फुलफिल कर रहा है, सेम यहां का इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी इसके पास है सेम लेवल की इसकी एनर्जी नहीं होगी। रीजन वाई? बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। किसकी वजह से? पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे है वो? यहां पे होगा, यहां पे होगा, तो उसके ऊपर अदर आइटम्स और अदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपना इंफ्लुएंस दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमको पता है कि सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस के बारे में हम लोगों ने सीखा। क्या सीखा सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस में? कि एक चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस जब अपना इंफ्लुएंस डालेंगे तो नेट जो वैल्यू मिलती है या फिर नेट आपको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हर किसी के लिए क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। बिकॉज इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू से जितना भी डिस्टेंस बनेगा ये इस इलेक्ट्रॉन के लिए वैरी हो सकता है। व्हाई? बिकॉज अदर इलेक्ट्रॉन्स और अदर एटम्स इस इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट डिस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसके लिए डिफरेंट डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, जिसके वजह से एक स्लाइटली वहां पे क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस मिलता है। मतलब मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका एनर्जी अगर 1 हो तो इसका एनर्जी 1.02 के आसपास आपको मिलेगी, विच इज वेरी वेरी लेस। बात समझ में? तो बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से आपको क्या मिल रहा है, हर एनर्जी बैंड में अलग अलग यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या मिल रहे हैं, लाइंस मिलते हैं। अगर मैं किसकी बात करूं बेटा, यहां पे इस बैंड की बात करूं, यहां पे मान के चलो ये 3s का बैंड होगा, तो इस 3s बैंड में अगर आप देखते हो तो 3s बैंड में एक सिंगल एटम लिया करते थे, तब एक सिंगल लाइन मिला करती थी, बराबर है। लेकिन यहां पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि यहां पे कितने लाइंस मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइन मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने इलेक्ट्रॉन से यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे, देयरफॉर यहां पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस मिलेंगे और इसी को हम लोग बोलेंगे बैंड। ये बात समझ में आई?
अब यहां पे समझ के चलिएगा कि मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है कौन सी चीज की यहां से 3s के बाद से वही प्रोग्राम शुरू होता है जिसको हम लोग बोलेंगे दैट इज कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक है, अब 3p में प्रोग्राम क्या होगा, समटाइम्स ये जो आपका 3p वाला है ये 3p क्लियर है, इसमें ये समटाइम्स अनफील्ड मैनर में या फिर पार्शियली फील्ड मैनर में होते हैं, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहेंगे, कभी कभी इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। ओके, तो मान के चलो कि ये जो आपको बैंड नजर आ रहा है ये बैंड आपका पार्शियली फील्ड है, इस तरह से लाइक दिस। ये जो बैंड आपको नजर आ रहा है ये कैसा है, जैसे कि पार्शियली फील्ड है, बराबर है। अब पार्शियली फील्ड का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कुछ है कुछ नहीं है। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं कौन से, ऊपर लेयर जहां पे दिख रही है, ठीक है, तो ये यहां का इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, इस इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में ये इलेक्ट्रॉन कैसा नजर आएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा एक्साइटेड नजर आएगा, बराबर है। अब जहां पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या कर रहे हैं बच्चा बोलो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपने एटम के साथ बाकी साइड वाले एटम्स में भी क्या कर रही है, पार्टिसिपेट हो रहे, लेकिन किसके लिए, ओनली एंड ओनली वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। बात समझ में, किसके लिए, वैलेंसी फुलफिल करने के लिए। तब जाके यहां से वो कंसेप्ट डेवलप होता है जिसका नाम क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। ठीक है, मान के चलो कि यहां पे ये हमारी है, दो बैंड्स मैंने निकाले, ठीक है, दो बैंड्स निकाले, इस बैंड का नाम हम लोग बोल सकते हैं कौन सा बैंड, ये रहेगा हमारा कौन सा, दैट इज वैलेंस बैंड, और इसको हम लोग बोल के चलेंगे बेटा दैट इज नोन एज, दैट इज कंडक्शन बैंड। ओके, अब वैलेंस बैंड को हम लोग शॉर्टकट में वीबी मान के चलेंगे, कंडक्शन बैंड को सीबी मान के चलेंगे। ठीक है, अब ऑलरेडी मैंने क्लियर किया है कि जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट कर रहा हो, इसका मतलब यह कि इसके पास कंपेरेटिवली इस कंडक्शन बैंड वाले एटम के कंपेयर में कैसे एनर्जी है, कम एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है, कम एनर्जी है। ठीक है, उसमें भी यहां पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस लेवल को क्या हम लोग बोल रहे हैं, इस लेवल को हम लोग बोलेंगे दैट इज फर्मी लेवल। कौन सी लेवल, फर्मी लेवल। इसका मतलब यह कि वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज्यादा एनर्जी कैरी करा हुआ है और वो क्या कर रहा है बोलो, साइड वाले एटम के साथ क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। बट इफ सपोज वी आर गोइंग टू गिव सम एनर्जी और रेडिएशन ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ टू दैट इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, जंप करेगा सबसे पहले बाकी के इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में। अगर मैं इसको सेपरेट करके यहां पे दिखाऊं तो यहां पे आपके हर वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दिखाई दे रहे हैं, और ये कौन सा क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वैलेंसी फुलफिल करने का काम करते हैं। और ये लाइंस कितने मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस मिलेंगे, और ये जो रहेंगे हमारी कौन सी, दैट इज फर्मी लेवल। कौन सी लेवल है ये, तो यहां का इलेक्ट्रॉन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू अदर इलेक्ट्रॉन से करा हुआ है। इसका मतलब ये कि जब उसके एटम को तोड़ने की बारी आए और बाहर निकलने की बारी, तो सबसे पहले कौन आएगा, दैट इज फर्मी इलेक्ट्रॉन या फिर फर्मी लेवल का इलेक्ट्रॉन बाहर नजर आएगा, बराबर है। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, उसको बाहर से क्या किया बेटा, यहां पे हम लोगों ने क्या दिया, दैट इज टेम्परेचर दिया। बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन दिस इलेक्ट्रॉन दोज आर लाई इन द वैलेंस बैंड, दोज आर प्रैक्टिसिंग और शेयरिंग विथ अदर एटम। ये क्या कर रहा है, दूसरे साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के कहां पे जाएगा, ये एंटर करेगा कहां पे, कंडक्शन बैंड में। अगर ये एंटर कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहां पे क्या बना, एक होल क्रिएट हुआ है, और ये कंडक्शन बैंड में जाके यहां पे अपना एग्जिस्टेंस शो करता है। ये बात समझ में आई। जो मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में एक चीज बोली थी, कौन सी, कि जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा नजर आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन करके नजर आता है। ये बात समझ में। अब एक अगर मैं इसी एनर्जी लेवल के बारे में बात करूं, तो अगर मैं सिर्फ मेटल के बारे में या फिर हम लोग किसी भी कंडक्टर के बारे में बात करें, तो एक सिंपल सी चीज नजर आती है कि इन दोनों के बीच में ये जो गैप नजर आ रही है, ये गैप कैसे आएंगी, मेटल या फिर कंडक्टर में बहुत कम, या फिर आपका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप नजर आएगा। किसके लिए, मेटल के लिए। सर ऐसे क्यों, क्योंकि किसी भी मेटल या फिर अच्छा कंडक्टर जो होगा उसके लिए बेसिकली ये जो गैप है ये कम नजर आ रही है। इसका मतलब ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन वैलेंसी में आ रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, कंडक्शन भी कर रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि वहां पे ऑलरेडी क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे रहेंगी, ज्यादा रहेंगी। यहां तक समझ में आया। और ये जो गैप नजर आ रही है, इस गैप को हम लोग फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या फिर फर्मी एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं, विच इज डिनोटेड बाय ईजी। किसे डिनोट करेंगे हम लोग, ईजी से।
ठीक है। अब ये जो Eg है, ये Eg आपका किसके लिए कम होगा? अगर हम लोग देखें कंडक्टिविटी के लिए बहुत क्या होगा? कम होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखो यहां पे, तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड क्या हो रहे हैं? ओवरलैप करते हैं। समटाइम्स ये ओवरलैप नहीं करेंगे तो गैप भी कैसे होगी? बहुत ज्यादा कम होगी। ये समझ में आया? अगर वही चीज अगर मैं किसी इंसुलेटर के लिए दिखाऊं, किसके लिए? इंसुलेटर के लिए, तो मुझे बताइए ये जो आपको गैप नजर आएंगे किसके लिए? ये कौन है? हमारा कंडक्शन बैंड, और ये हमारा कौन है? वैलेंस बैंड, बराबर है। इसमें जो आपको नजर आ रही है ये गैप, दैट इज Eg, ये Eg की वैल्यू, अब देखो यहां का इलेक्ट्रॉन आपको एक्साइटेड करके ऊपर भेजने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये अगर Eg की वैल्यू आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आसपास ज्यादा हो तो यहां पे नजर आता है कौन सा? ये इंसुलेटर नजर आएगा, और क्या होगा? यहां पे बहुत ज्यादा ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी, थर्मल एनर्जी आपको देनी पड़ेगी यहां से इलेक्ट्रॉन को एजिटेट करके कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। इसका मतलब ये कि आपका इंसुलेटर में आपके रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड कैसा होता है? आपका एम्प्टी होता है। तो क्या मैं ऐसे लिखूं? एट रूम टेम्परेचर आपका कंडक्शन बैंड जो होगा ये हमेशा इज ऑलवेज एम्प्टी होगा। कैसा होगा? एम्प्टी नजर आएगा। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो बहुत ज्यादा होती है। बात समझ में आई? चलो, तो अब देखो रूम टेम्परेचर हो या बाकी कौन से कंडीशन पे, कंडक्टर में या तो ऑलरेडी क्या कर रहा है? कंडक्शन बैंड एज वेल एज वैलेंस बैंड क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से ये बात तो तय है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो ऑलरेडी कम नहीं है किसमें? कंडक्शन बैंड में, और वो इजीली क्या कर सकते हैं? खुद को कैरी करके लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी कैसे होगी? ज्यादा होगी, और इसकी रेजिस्टिविटी कैसे होगी? कम होगी। लेकिन ये बात तय है कि यहां पे इंसुलेटर में हम लोगों ने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में सीखा। हाँ, ये अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा वहां तक पहुंचा के लेके गए, दैट इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर जाएगा, और याद रखना है वो इलेक्ट्रॉन कौन सा निकलता है? जो सरफेस पे यहां पे बैठा है। तो मिनिमम एनर्जी दैट इज Eg की वैल्यू क्या बोल सकते हैं? फर्मी एनर्जी लेवल। ये जो आपको लेवल दिख रही है ऊपर की, इस लेवल और यहां पे आपका कंडक्शन बैंड का लोअर लेवल, इन दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर आपको क्या मिलेगा? Eg मिलेगा। आपको हर बुक में थोड़ा थोड़ा अलग अलग नंबर्स आता है नजर, आप हम लोग इसको रफली पकड़ के चलेंगे। फॉर द इंसुलेटर Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां तक समझ में आया? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अल्फा की वैल्यू कैसे रहेंगी? बोलो बेटा। ये हम लोग क्या पकड़ के चलेंगे? नेगेटिव पकड़ के चलेंगे कि समटाइम्स 1 या 2 कुछ नॉर्मल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, कंडक्शन बैंड पे पार्टिसिपेट होंगे। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसकी रेजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। इसका मतलब रेजिस्टिविटी उसकी घट रही है, इसका मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसा होता है? नेगेटिव माना जाएगा। ये समझ में आया? ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी नोट्स में उसको मेंशन किया है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? और सिर्फ हम लोग प्योरली सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल में अगर हम लोग बात करें किसके लिए? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो यहां पे आपको जो गैप नजर आएंगी, ये गैप दैट इज Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैसा नजर आता है आपको? बहुत ही कम नजर आएगा। इसका मतलब यहां पे ध्यान देना, बहुत कम एनर्जी लगेंगे किसके लिए? यहां से इलेक्ट्रॉन को पिकअप करके उसके कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए। किसके बैंड में? कंडक्शन बैंड में। तो इसके वजह से याद रखना है कि एट रूम टेम्परेचर याद रखना है कौन सी चीज? कि आपका कंडक्शन बैंड फॉर दी सेमीकंडक्टर इज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए काम करेंगे। ये बात समझ में आई? तो दो तीनों में फर्क समझ में आया? किसके लिए? मेटल के लिए। मेटल में क्या हो रहा है? ऑलरेडी बोलो। अगर मैं ये कंडक्शन बैंड के बारे में बात करूं, और ये हमारा कौन है? वैलेंस बैंड, और ये रहेगा हमारा कंडक्शन बैंड। आई बात समझ में? ठीक है। अब समझ के चलिए कि यहां पे एक फॉर्मुलेशन हम लोग लिख के चलते जो बेसिकली काम का नहीं है हमारे, दैट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे किसमें? कंडक्शन बैंड में, उतना क्या होगा? उसका करंट कैरी करने का प्रोसेस क्या होगा? बढ़ते जाएगा, और हमारी करंट ज्यादा मिलेगी। ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। यहां पे हम लोग लगाएंगे कांस्टेंट दैट इज e टू द पावर, हम लोग लगाएंगे Eg दैट इज माइनस Eg डिवाइडेड बाय ट्वाइस kb इनटू T। व्हाट इज द kb? दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और व्हाट इज द T? दैट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपके नेगेटिव एक्सपोनेंशियल के डिनोमिनेटर है। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड भी क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये समझ में आया?
तो इसके अकॉर्डिंग तो ये कांस्टेंट में भी जो वैल्यू होती है दैट इज ए होगा, उसके बाद क्या टी टू द पावर 3/2 वगैरह वगैरह फॉर्मूला लिखा है जो आपके काम का नहीं है। बस मैं ये बोलना चाहता हूं कि इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आपका टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। ये समझ में आया। और मैंने एक चीज बोली थी कि इसी में ये जो आपको कंडक्टर दिख रहा है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के एनर्जी पकड़ के यहां पे चले जाए तो यहां पे जो नजर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आज से हम लोग इसको सिर्फ एक बिंदु की तरह उसको दिखाएंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे डॉट। क्या बोलेंगे? डॉट। और जो आपको एक जगह क्लियर दिख रही है इसको हम लोग बोलेंगे बेटा कौन सा? दैट इज होल। तो इन रियलिटी अगर मैं लैटिस के बारे में बताऊं तो यहां से जब एनर्जी, कौन सी एनर्जी? थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहां पे जो क्रिएट होगा ये क्या होगा? हमारा होल, और ये हमारा रहेगा डॉट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आई? तो कितनी एनर्जी किसको लगती है? जैसे हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके लिए? सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए। तो यहां पे याद रखना कौन सा? कि 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी लग रही है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और आपको 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। तो ये क्या है? आपकी एनर्जी गैप किसके लिए बेटा? पर्टिकुलर सिलिकॉन और एज वेल एज जर्मेनियम के लिए। याद रखना। ये बात समझ में आई? तो अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स निकला तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स, कौन सा बोलेंगे हम लोग? नंबर ऑफ होल्स जितने क्रिएट होंगे उतने ही क्रिएट क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और मैंने ये भी बात क्लियर की है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं बोलो? यहां पे अगर मैंने यहां पे कौन सा प्लेट लगाया? पॉजिटिव टर्मिनल स्टैब्लिश किया और यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल अगर लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां पे फ्लो होंगे? पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब हायर पोटेंशियल की तरफ। सिमिलरली दिस होल्स इज बेसिकली एक्ट्स लाइक दी पॉजिटिव चार्ज। तो जिसके वजह से ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से खींचेगा। वाई? बिकॉज खींचने के लिए इसके पास एक रीजन है। वाई? बिकॉज दिस होल इज बेसिकली एक्ट्स लाइक द पॉजिटिव चार्ज। तो ये अगर खींचेगा तो ये खींचते खींचते कहां पे गया बेटा? बोलो आगे जाएगा और पॉपअप करते हुए यहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स पॉपअप करते हुए आगे जाएंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने ही होल्स आपके बने हैं। मतलब अगर ये यहां से 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हैं तो 100 होल्स 100 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के खींचते आगे आगे भेजेंगे। इसका मतलब ये कि टोटल करंट आपको कितना मिलता है? दैट इज करंट बाय द इलेक्ट्रॉन एंड करंट बाय द होल्स। क्योंकि होल्स बेसिकली, होल्स किधर जाएंगे? होल्स इज एक्ट लाइक द पॉजिटिव चार्ज। ये तो उधर जा रहे हैं, लेकिन रियलिटी में होल जाते हैं क्या? नहीं जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे फिलअप करते हुए इलेक्ट्रॉन्स को पॉपअप करते हुए आगे आगे भेजेंगे। तो टोटल करंट हमको मिलेगा दैट इज ई प्लस आई एच। यहां तक समझ में आया? तो ये जो पूरा प्रकार आपको दिख रहा है एनर्जी का कंसेप्ट का, दैट इज एनर्जी बैंड का, ये सिर्फ और सिर्फ जिस कंडक्टर, सेमीकंडक्टर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इस सेमीकंडक्टर को आज से हम लोग नाम देंगे दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। व्हाई? बिकॉज यहां पे ये जो प्योरेस्ट फॉर्म में कंडक्टर मिलता है, सेमीकंडक्टर मिलेगा, इस प्योरेस्ट फॉर्म को या फिर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे बेटा। ये समझ में आया? इसका मतलब ये कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेंगे? इसकी इसकी क्या बोलते, करंट की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ओनली एंड ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। लेकिन आगे जाके हम लोग इसको एक्सटेंड करके इसी में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की इसके बारे में बात करूं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में सिर्फ आपको पूछा जाता है बेसिकली कौन सी चीजें कि अगर मैं एनर्जी बैंड के बारे में बात करूं तो आपको एनर्जी बैंड फॉर द इंसुलेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर एज वेल एज सेमीकंडक्टर, तीनों के एनर्जी बैंड्स निकालने को बोले जाते हैं, जिसमें इसकी हर एक प्रॉपर्टी कम से कम 4 प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। कि अगर आप बोलोगे कि अगर मैं किसी कंडक्टर के बारे में बात कर रहा हूं तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बोथ आर गोइंग टू बी ओवरलैप और द गैप बिटवीन देम इज वेरी लेस। ये समझ में आया? एंड मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन द कंडक्शन बैंड, दैट्स व्हाई these all electrons is known as free electrons which is अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। बराबर? ये तो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। उसके बाद हम लोग इंसुलेटर के बारे में अगर देखेंगे दैट इंसुलेटर की यहां पे जो एनर्जी गैप मिलती है विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसकी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो कुछ मिनिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन में जाएंगे, या हो सकता है कि वो ना भी जाए। वाई? बिकॉज इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो सकती है। किसकी? ईजी की। अगर ईजी की वैल्यू दैट इज ऑर्बिटल गैप की वैल्यू अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो बेसिकली ये सेमीकंडक्टर किसका? सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड का डायग्राम होगा, जिसमें सिलिकॉन के बारे में बात करूं तो 0.74, जर्मेनियम के लिए कितना? उल्टा क्या हुआ?
अच्छा सॉरी, सिलिकॉन के लिए होगा दैट इज 1.74 और ये होगा जर्मेनियम के लिए कितना 0.74, ये होगा इसका क्या उसका एनर्जी गैप, और इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इसको क्या लगेगा, अगर टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होके जाएंगे, और ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना कौन सी, कि इसकी टेम्परेचर के ऊपर ही उसके क्या है, कंडक्शन डिपेंड करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। तो आपको कम से कम 4 पॉइंट्स आपको बोर्ड में लिखने के लिए पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं सिर्फ नीट और जेई के बारे में बात करूं तो ये जो चैप्टर है जेईई एडवांस में, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन होता नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत इजी और एकदम बेसिक लेवल का चैप्टर होने की वजह से इसके ऊपर के क्वेश्चंस आपको नीट और जेईई पूछे जाते हैं, और वो भी बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको कंसेप्ट अगर क्लियर हुए हैं तो कंसेप्ट के ही ऊपर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। Black.